हेलो बच्चों, मैं स्मिता बजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। हम मैटर के बारे में बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मैटर से रिलेटेड काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी अपने लास्ट लेक्चर में। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात की थी बच्चों लास्ट लेक्चर में कि मैटर जो है, मैटर किसे कहेंगे? जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। जैसे इस मार्कर की बात ले लें, ये किसी भी चीज को हम देखते हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं अपने आसपास, यहाँ तक कि जो नहीं भी देख पा रहे, जैसे एयर है, एयर को तो देख नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी एयर भी क्या है? मैटर ही है। क्यों है? इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एक्टिविटी देखी थी, और एक्टिविटी से हम समझ गए थे कि एयर भी मैटर है, क्योंकि ये भी जगह घेरती है और इसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। फिर हमने बात की थी कि मैटर की स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैटर की तीन बेसिक स्टेट्स है, तीन स्टेट है सिंपली। तो वैसे तो देखा जाए बच्चों, मैटर जो है वो 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन हमें जो हमें पढ़नी है वो 3 स्टेट है। बाकी जो 2 स्टेट है उसे भी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि उसे हम छोड़ देंगे, उसे नहीं पढ़ेंगे। उन दोनों स्टेट को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो जैसे कि चैप्टर अब हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले हमारे सिलेबस में ये हुआ करता था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसीलिए हम इसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए, तो 3 स्टेट ऑफ मैटर कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। यहाँ पर हमने देख लिया था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स है ये बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए पार्टिकल्स को एटम्स, अगर साइंटिफिक टर्म्स में बोले तो इसे एटम कहा जाता है। एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है मैटर। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हम पार्टिकल्स ही बोल रहे हैं, एटम अभी हम नहीं बोलेंगे इसको। फिर हमने बात की जो तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जो तीनों स्टेट है इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। इन तीनों स्टेट्स के जो मैटर है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, और प्रॉपर्टीज जो है वो मैटर टू मैटर वेरी भी करती है। ये प्रॉपर्टीज क्यों है? अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस? एक जैसी प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करते सब? क्योंकि इन ये जिस पार्टिकल से मिलकर के बने हैं उन पार्टिकल की भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं। ठीक है, अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स का कंटिन्यूअस मूव करना, पार्टिकल्स का डिफ्यूज करना, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में। आज हमें पढ़ना है बच्चों, ये जो मैटर है क्या इसकी स्टेट में चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या क्या उन स्टेट्स को हम कहेंगे जब हम चेंज करेंगे? तो वो हमें आज डिस्कस करना है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए जो भी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही है, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए, तो बात करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो मैटर की कौन कौन सी स्टेट है? सॉलिड, अब आपको अच्छे से याद हो गया सॉलिड स्टेट, और इसकी प्रॉपर्टीज भी याद हो गई हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। सेकंड है लिक्विड, और थर्ड है गैसियस स्टेट। ठीक है, तीनों स्टेट ये हैं। अब देखते हैं बच्चों, क्या इन स्टेट में चेंजेस किए जा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि चेंजेस किए जा सकते हैं? जैसे हम मान लेते हैं आइस क्यूब। आइस क्यूब क्या है? सॉलिड स्टेट में होता है? आइस क्यूब सॉलिड स्टेट में होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। अब जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, क्या कर ले? टेम्परेचर, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा दे, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा लिक्विड में। फिर से टेम्परेचर बढ़ा दे, टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो ये चेंज किसमें हो जाएगा? ये जो लिक्विड है ये चेंज हो जाएगा वेपर में, यानी कि गैसियस फॉर्म में हो जाएगा चेंज। बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्लियर है। चलो, इतने चेंजेस तो हमने पहले से पढ़े। क्या इनको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि लिक्विड गैसेस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में? क्या चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। अब देखो,
वेपर है, वेपर को कंडेंस कर सकते हैं हम, है ना, कंडेंस करके इसे जो है लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। अगेन इसको भी इसमें चेंज किया जा सकता है, यानी कि पानी को बर्फ में चेंज कर सकते हैं, पानी को फ्रीज करके। फ्रीज करने का मतलब है कि टेम्परेचर को कम करके, ठीक, इसमें चेंज कर सकते हैं। यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर में हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए छोटा सा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे एक, ठीक है, उस स्ट्रक्चर की मदद से अच्छे से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये है कि देखते हैं उसमें सारे स्टेट्स को हम मेंशन कर लेंगे। अब क्या है, जैसे कुछ है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, और गैसेस स्टेट। ठीक, तो देखो सिंपल हमने कहा कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। सॉलिड से लिक्विड बनाने की ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो देखो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, वही ना, बर्फ से पानी बनना। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं, ये हमारा कोई सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैसेस। ठीक, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट लेकर आप चलो, इसको देख करके हम बता सकते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉलिड टेम्परेचर बढ़ा होगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ होगा, पार्टिकल्स मेल्ट हुए होंगे और लिक्विड में चेंज हो गए होंगे। क्या ये प्रोसेस जितनी सिंपल दिख रही है, क्या इतनी सिंपल होती है कि बर्फ है, बर्फ को हमने फ्रिज से निकाला, बिना टेम्परेचर बढ़ाए भी मेल्ट हो सकता है क्या, हाँ, जैसे बाहर फ्रिज से बाहर ले आएंगे तो ऑब्वियसली बाहर का जो टेम्परेचर होगा वो फ्रिज के अंदर से तो कम ही होगा। ठीक, तो बाहर का फ्रिज के अंदर से तो ज्यादा ही होगा, है ना, कम क्यों होगा, ज्यादा होगा, फ्रिज का टेम्परेचर कम होगा, है ना। जब हम बर्फ को बाहर निकालेंगे फ्रिज से, तो बाहर का टेम्परेचर फ्रिज के टेम्परेचर से तो कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी नहीं अगर हम, तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देती है। हाँ, एक टाइम लगता है, अगर हम इसको एडिशनल हीट देते हैं तो जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एडिशनल हीट नहीं दे रहे हैं, जो भी सराउंडिंग की हीट है उसको ही एब्जॉर्ब करके ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब होता कैसे है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये सराउंडिंग की हीट लेंगे, ये जो हम हीट दे रहे हैं उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं भी दे रहे हैं हीट तो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल के मूव करने की एनर्जी बढ़ने लगेगी। ये पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करेंगे, किसके, आइस के पार्टिकल की बात हो रही है, अभी तक ये आइस की स्टेट में ही है, ये सॉलिड स्टेट में ही है। तो पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल फास्टली मूव करना चाहेंगे, धीरे धीरे पार्टिकल क्या होंगे, मूव करना चाहेंगे। तो जब वो मूव करेंगे तो वो एक दूसरे से बॉन्ड को तोड़ देंगे, है ना, एक दूसरे को छोड़ देंगे, है ना, जैसे एक दूसरे का हाथ टाइट करके बैठे हुए थे ना वो, है ना, एक शेप उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, तो अब वो उसे छोड़ करके दूर चले जाएंगे। ठीक है, और सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। कंटिन्यू अगर हम हीट देते रहते हैं तो क्या होगा, तो पार्टिकल और जो लिक्विड के पार्टिकल है वो भी हीट एब्जॉर्ब करेंगे, पार्टिकल और फास्टर मूव करेंगे, इतने फास्टर मूव करेंगे कि वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है। तो चलो, अभी तो बहुत इजी आपको लग रहा है, वैसे ये बहुत इजी भी है ही, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें हैं इसमें, अगर आप एक बार समझ जाओगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को क्या कहा जा रहा है, मेल्टिंग। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, मेल्टिंग, या इसको बच्चों फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन भी कहते हैं, बुक में फ्यूजन भी लिखा होगा, तो आपको ध्यान रखना है, मेल्टिंग भी याद कर लेंगे। फिलहाल ऐसे टर्म्स हम यहाँ पर कहेंगे जो आपको ज्यादातर याद हो जाए इजीली। ठीक, तो लिक्विड से वापस सॉलिड बन जाएगा क्या, हाँ, लिक्विड के पार्टिकल को हम फ्रीज, लिक्विड को हम फ्रिज में रख देंगे तो हो जाएगा ना, जम जाएंगे सारे पार्टिकल, ना, फ्रीज हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग।
इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग। अब देखो लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है, लिक्विड से गैस में चेंज होना, तो लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है। हाँ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग कह सकते हैं ना, बॉयल ही तो कर रहे हैं हम इसको, बॉइलिंग या वेपराइजेशन, क्योंकि वेपर बन रहा है। ठीक है, तो बॉइलिंग ही हम बोलेंगे। अच्छा, एक और टर्म आता है बच्चों, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में हम एक्सटर्नल हीट नहीं दे रहे हो, जब हम हीट दे रहे हैं तब बॉइलिंग कहेंगे, जब हम हीट नहीं दे रहे हैं तब इवेपोरेशन। ठीक है, तो लिक्विड से गैस में चेंज होना बॉइलिंग से भी होता है, इवेपोरेशन से भी होता है, तो वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, चलो बाकी गैस से लिक्विड में चेंज होता है क्या? हाँ, वेपर से हम वापस पानी में चेंज कर सकते हैं, है ना, वेपर को कंडेंस करके। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, क्या कहेंगे प्रोसेस को, कंडेंसेशन। हम क्या होता क्या है कि जो वेपर है, ठीक है, तो वेपर को किसी ठंडे सरफेस पर, जब वेपर किसी ठंडे सरफेस से टकराता है, वेपर क्या है, वाटर की वेपर है, फिलहाल हम वाटर की बात करें, वाटर की जो ये वेपर्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से निकल रही है ये जो वेपर है, अभी गर्म है, इनका टेम्परेचर ज्यादा भी होगा। ठीक है, तो जब हम इसे किसी ठंडे सरफेस पर, मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल या कोई भी सरफेस है, लेकिन ये कैसा सरफेस है, एक कोल्ड सरफेस है। इस कोल्ड सरफेस पर जब ये टकराते हैं, ठीक, कोल्ड सरफेस पर टकराने से क्या होगा, ये कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होकर के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर ड्रॉप यानी कि लिक्विड बन जाते हैं, तो प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, चलो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट और सॉलिड से गैसेस, तो देखो गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में, सॉरी, सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज किया जा सकता है क्या? कोई सॉलिड, जैसे आपने देखा होगा कपूर, नाफ्थलीन बॉल जिसे हम कहते हैं, दूसरा कपूर भी है, तो क्या करते हैं, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, वेपराइज, यानी कि बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा गैस में चेंज होना। जैसे यहाँ पर भी सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है, लेकिन इनके बीच में लिक्विड वाली स्टेट भी, तो सॉलिड पहले लिक्विड बना, फिर लिक्विड से गैस में चेंज हुआ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जहां पर सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाता है, और ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो कौन सी प्रोसेस जहां पर सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाता है या गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसे कहा जाता है बच्चों सब्लिमेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर क्या हो गया है, ये हो गया है सब्लिमेशन। चलो, सब्लिमेशन भी क्लियर है। अब गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज किया जा सकता है क्या? कि कोई गैसियस स्टेट में उसको हम डायरेक्टली सॉलिड में ला रहे हैं, क्या ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। ये क्या कहेंगे, डिपोजिशन। इसे मेल्टिंग कहो या फ्यूजन भी कह सकते हैं, तो हमें मेल्टिंग ही लिख लेते हैं फिलहाल। अब यहाँ पर आपको कई सारी टर्म्स देखने को मिल गए हैं ना, क्या क्या टर्म्स हैं, देखो आपको मेल्टिंग देखने को मिल गया, फ्रीजिंग देखने को मिल गया टर्म, बॉइलिंग टर्म देखने को मिल गया, कंडेंसेशन टर्म देखने को मिल गया, ठीक है, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इसके अलावा फ्यूजन, इसके अलावा जैसे हमने बात की मेल्टिंग को क्या बोल सकते हैं हम, फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन भी एक टर्म है। ठीक, इसके अलावा वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, ये भी टर्म्स है। ठीक है, तो यही सब हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो अभी तो हमने बेसिक सा देखा कि स्टेट में क्या हम चेंज कर सकते हैं, हाँ हम चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हमें चेंज को करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पर अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको पहले क्या कर लेना है, ये फ्लो चार्ट को नोट कर लेना है, आप इसे नोट कर लेंगे, बना लेंगे। चलिए, तो इसे आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से समझते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है चेंज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर वही बेसिक सी चीजें हैं जो हमने यहाँ पर ये इतने में समझ लिया है, वही यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है।
सेम चीज है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। वरना सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को हीट किया जाएगा वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो वेपर में चेंज होगा। ठीक है, वेपर यानी कि गैस भी आप बोल सकते हो, गैस में चेंज होगा। व्हेन गैस, फिर गैस को अगर हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगी, लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। क्लियर, वही यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर इन दोनों लाइनों में। तो यहाँ पर सेम एग्जांपल दिया कि आइस को हीट करेंगे तो वो वाटर में चेंज होगी, वाटर को हीट करेंगे तो वेपर में चेंज होगी, वेपर को ठंडा करेंगे कूल करेंगे तो वेपर चेंज हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड को कूल करेंगे तो लिक्विड चेंज हो जाएगा सॉलिड में। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से आसानी से। तो देखो ये जो हमने यहाँ पर ये बनाया था, ये लिखा हुआ है पूरा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, इसको हीट करेंगे तो गैसेस में चेंज होगा, गैसेस को कूल करेंगे तो लिक्विड, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड स्टेट। सिंपल सा है, सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर इमेज है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, वही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सारे पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं, ये सारे पॉइंट हमें पहले से भी पता है ना कि फ्रिज से बर्फ निकालेंगे बाहर रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद अगर उसको हम हीट करेंगे तो वो बॉयल हो जाएगी, बॉयल होकर के वेपर उसके बन जाएंगे, है ना, भाप बन जाएगी। उस भाप को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, उस लिक्विड को वापस ठंडा करेंगे फ्रिज में रखेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, वापस से जम जाएगा। तो ये हमें पहले से ही पता है ना, इसको इतना इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर इस इमेज की। इस इमेज में यहाँ पे प्रोसेसेस हैं, जैसे पहली प्रोसेस है ये आइस। अब ये आइस जो है सॉलिड स्टेट में है, तो इसके जो पार्टिकल्स है वो इस तरीके से कुछ अरेंज होंगे, यानी कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी होगा, जो हमने पढ़ा भी है सॉलिड की प्रॉपर्टी में भी। अब यहाँ पर काम आएंगी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना सॉलिड, लिक्विड और गैस की, वो यहाँ पर काम आने वाली है। ठीक है, चलो। द पार्टिकल आर क्लोज टूगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। तो पार्टिकल क्या इतने क्लोज हैं कि मूव नहीं कर सकते, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट दी जा रही है ना, इसको टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। द पार्टिकल मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट। अब क्या होगा, हीट देने के बाद पार्टिकल मूव करना शुरू करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूव करना शुरू करेंगे और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पार्टिकल अलग होंगे तो चेंज कौन सी स्टेट में आ जाएगा, ये बन जाएगा आइस से बन जाएगा ये वाटर। कंटिन्यू अगर हम हीट दे रहे हैं ना, तो इसको कंटिन्यू हीट दी जा रही है, यहाँ से ये हीट ही है। कंटिन्यू अगर हीट करेंगे द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी क्विकली एंड रेंडमली। तो अगर हम इसको कंटिन्यू हीट करें तो पार्टिकल अब और ज्यादा दूर हो गए हैं, ठीक है, और बहुत क्विकली और रेंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, बॉयल होना, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, बॉयल होना, है ना, बॉइलिंग हो रही है, तो बॉयल हो रहे हैं और धीरे धीरे वो इतने दूर हो जाएंगे कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमें मिलेगी यहाँ पर स्टीम यानी कि भाप। तो समझना यही था बस कि पार्टिकल बहुत मूव करने लग जाते हैं, पहले वो मूव नहीं कर पा रहे तो सॉलिड स्टेज, जब वो मूव करने लगेंगे थोड़ा बहुत एक दूसरे से दूर होंगे तो सॉलिड लिक्विड स्टेज, फिर वो और ज्यादा मूव करेंगे तो बॉयल हो रहे होंगे, और ज्यादा मूव करेंगे बहुत ज्यादा दूर दूर जाएंगे, यानी कि फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर, इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करें। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू another and back to the original state by altering the condition of temperature and pressure is called interconversion। यानी कि वो फिनोमिना जहां पर मैटर की स्टेट को चेंज किया जाता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, और बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, फिर वापस से ओरिजिनल स्टेट में लाया जाएगा टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में ऑल्ट्रेशन करके, है ना, ऑल्टर करके। इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। टू फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर। तो टेम्परेचर में चेंज और प्रेशर में चेंज, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, मैटर की स्टेट के इंटर कन्वर्जन के लिए। बाकी तीनों हमने देख लिया इंटर कन्वर्जन कैसे कैसे होगा, ठीक है, बाकी इसको आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, इतना नोट कीजिए। चलिए, तो कौन कौन से टर्म्स यहाँ पर इन्वॉल्व है इन्हें देख लेते हैं। पहला है मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व है, ठीक है, जो हमें देखनी है। तो पहला है
मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा है बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, चौथा है इवेपोरेशन, पांचवा है कंडेंसेशन, छठवा है सब्लिमेशन, ठीक है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट है या ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें आगे बात करनी है। ठीक है, चलिए तो आप देखिए इसे। चलो बात करते हैं सबसे पहले मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो, अच्छा एक बार आप देख लो, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट और कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये हमें बात करनी है इनके बारे में। बात करते हैं सबसे पहले मेल्टिंग के बारे में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने की जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को ही मेल्टिंग कहा जा रहा है। एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेसिफिक कंडीशंस में, द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड, तो वो डेफिनेट टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है, उस पॉइंट को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट क्या दिखाता है, पार्टिकल्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि कोई हमारे पास ए और बी है, अगर हम कह रहे हैं कि ए का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बी के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ए का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बी के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है बच्चों कि ए के जो पार्टिकल्स हैं, ए के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है। इतना ज्यादा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसे मेल्ट करने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ेगा वो भी ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, इसके पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर आपसे ऐसा दे दिया जाए कि मेल्टिंग पॉइंट ए का ज्यादा है बी से, और पूछा जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किसमें, कम किसके पार्टिकल्स में, तो आप कहेंगे बी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि वो जल्दी मेल्ट हो जा रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है ए के कंपेरिजन में। ठीक, तो चलिए, तो ये क्या दिखाते, क्या इंडिकेशन करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको आपको जरूर नोट करना है। इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, यानी कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी हायर होगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट था ये, नोट कीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।